हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, उनकी मोनोमर यूनिट, वो किस तरह के पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है और क्या उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जिसमें फर्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। नाम से ही समझ में आता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल है ना। सो बायो का मतलब क्या होता है हमारा? बायो का मतलब होता है, हम बात करते हैं किसी न किसी लिविंग बीइंग से, लिविंग थिंग से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, सो अगर ऐसे पॉलीमर्स हैं, कैसे ऐसे पॉलीमर्स है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर दे, डिग्रेड कर दे, है ना, ब्रेक डाउन कर दे जिनका। ठीक है, सो दीज आर द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं या लिविंग बॉडी ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, सो ये डिग्रेड करेंगे कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ सूटेबल पीरियड, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने यूज किया तो एक पर्टिकुलर पॉलीमर एक दिन में डिग्रेड हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। इनके लिए क्या लगेगा आपको? एक सूटेबल टाइम पीरियड लगेगा। सो दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड their degraded product do not cause any serious effect on the environment। मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं फॉर द हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, समझ में आता है डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं बेटा? सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल्स। और ये जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, डिग्रेड होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते हैं या कोई भी सीरियस इफेक्ट नहीं डालते किस पर? इन्वायरमेंट पर। ठीक है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अरे बायोलॉजिकल सिस्टम, ये पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, आपकी पूरी बॉडीज, है ना। सो ये जो पूरी बॉडीज है या बायोलॉजिकल सिस्टम से, इनमें बायोपॉलीमर्स होते हैं जो डिग्रेड होते हैं मेनली बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, टू सम एक्सटेंड बाय ऑक्सीडेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्या इनकी मैकेनिज्म होती है, ये सभी तो आपने पढ़ रखा है। कहाँ पर? कैटालिसिस वाली चीज़ें। ठीक है, और कैटालिसिस कहाँ पे पढ़ा है आपने? ये पढ़ा है हमने सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कि ह्यूमन बॉडीज है ना, या एनिमल्स बॉडी है, जो भी है, उनमें जो बायोपॉलीमर्स होते हैं वो डिग्रेड होते हैं मेनली किसके द्वारा? एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, है ना, यानी कि जो एंजाइम से उस बायोपॉलीमर्स को डिग्रेड करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, और सम एक्सटेंड बाय ऑक्सीडेशन, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, है ना। ये सभी भी किस में आते हैं? ऑक्सीडेशन में। रेस्पिरेशन, ये तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है। रेस्पिरेशन जो एग्जैक्ट होता है आपका सेल में, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू क्या होते हैं, जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स है जो डाइजेस्ट होके मॉलिक्यूल्स आए, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स वाले थे, तो उनको डिग्रेड करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। जैसे CO2 फॉर्म होती है आपकी, कार्बोहाइड्रेट्स अगर डिग्रेड हो रहा है, ठीक। सो बायोमोलिक्यूल्स या बायोपॉलीमर्स होते हैं वो मेनली डिग्रेड होते हैं किससे बेटा? एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से या ऑक्सीडेशन से। कहां पर? इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? सिंथेटिक पॉलीमर्स मोस्टली हैव फंक्शनल ग्रुप्स which are normally present in the biopolymers and lipids। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? मोस्टली है वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर्स या फिर लिपिड्स में वो चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब ये बायोपॉलीमर्स या लिपिड्स वगैरह उसी में होंगी, बायोपॉलीमर्स, ठीक। सो उनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और मेनली हम बोल सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स मेनली। ठीक है, so synthetic polymer present in biopolymers and lipids, है ना। polyester are one important class
ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। कौन बेटा? पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर ऐसा पॉलीमर्स है जो क्या कर सकता है, इंपॉर्टेंट क्लास है किसमें? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में, विच आर कमर्शियली पोटेंशियल बायो मटेरियल्स, है ना, उन्हीं से मिलकर बना होता है। या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, यानी इजीली क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड होंगे, डिकम्पोज होंगे, और इन्वायरमेंट पे इनका ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं हो पाता है। ठीक, अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के हैं, है ना, तो ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट PHBV, एंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA, और पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट्स एग्जाम्पल, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, है ना। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं बेटा कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं, है ना। अब इनके यूजेस देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के क्या यूजेस हो सकते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर यूज्ड मेनली फॉर मेडिकल गुड्स। कहाँ पे यूज हो रहे हैं ये बेटा? मेनली फॉर मेडिकल गुड्स। कैसे? सच सर्जिकल, tissues in growth material, for control drug release devices, plasma substitutes, इन सभी में किसका यूज होता है? आपका बायोडिग्रेडेबल्स, है ना, ताकि आप जो ड्रग्स वगैरह हो गया, सर्जिकल जो हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, है ना, उससे कुछ स्मॉल क्वांटिटी में अगर वो हो रहे हैं तो इजीली क्या होते हैं, जो एंजाइमेटिक फंक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, लिविंग बॉडी में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, तो वो इजीली उसको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, सो मेनली मेडिकल गुड्स में भी यूज होते हैं, टिश्यू जो ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ मटेरियल्स हो रहे हैं, ठीक है, या कंट्रोल कर रहे हैं किसको, ड्रग्स रिलीज डिवाइस को, या प्लाज्मा का भी क्या कर सकते हो आप, सब्सटीट्यूटेड वाली चीजों पर। अधिकतर इन्हीं में किसका यूज होता है? आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख रहे हैं हम मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। थोड़ा सा शॉर्ट में हमने इंट्रो लिया था वहां पर कोपोलीमराइजेशन और एडिशन में। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला के फॉर्म में देखते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। सो इन्हें हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कितनी तरह से कर सकते हैं बेटा? इन टू वेज। फर्स्ट, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। कौन सा? नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। एंड सेकेंड होता है, आप नंबर की जगह क्या बोले, वेट एवरेज मोलिकुलर मास। दोनों तरह से। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। नंबर एवरेज मोलिकुलर मास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इससे हम m/n से। ठीक है, अब देखो कि यदि मैं मान लूं कि n1, n2 एंड n3 ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जिनका विथ मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास कितना है? m1, m2 और m3 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि n1 मोनोमर यूनिट का मोलिकुलर मास m1, सेम n2 का m3, है ना। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका m' n1 m1 प्लस n2 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक है, और n स्क्वायर में आएगा आपका डिवाइड में। अब ये सो ऑन चल रहा है तो इसके लिए हम समेशन भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, m' क्या लिखेंगे हम? समेशन ऑफ n i mi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n i। ठीक है, अब यहाँ पे जो n1 है इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, है ना। n1 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ith टाइप्स ऑफ मोलिकुलर मास m1 के। ठीक है, सेकेंड टर्म्स जो होता है वो क्या होता है बेटा? वेट, है ना। अब नंबर की जगह हम किसकी बात करेंगे? वेट की। तो हम मान लेते हैं कि m1, m2 एंड m3 जो है आर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल, और जिनका मोलिकुलर मास है m1, m2 और m3। हमें तो वेट चाहिए था। देखते हैं, देखो। सो mw जो है उसको क्या लिख सकते हो आप? m1 इंटू कैपिटल M1, है ना, m2, m2, m3, m3, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1, m2 प्लस m3। ठीक है, इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं? समेशन mi प्लस mi
डिवाइडेड बाई एम आई, है। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जो एम आई है उसको मैं एन इंटू एम लिख सकता हूँ, है ना। याद करो एन क्या थे आपके नंबर, एम क्या था मास, ठीक है। सो उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, जैसे अगर मेरे पास पॉलीमर यूनिट है 10 और इनका मोलिकुलर मास है 15, तो हमारा टोटल वेट कितना हो गया बेटा 150, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ना। तो अगर मुझे वेट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मास चाहिए तो एन आई इंटू एम आई। सो इसलिए मैं जो एम आई है इसको डबल हो जाएगा फिर, तो यानी कि स्क्वायर कर दें हम फिर, ठीक है। ऐसा ही एक की जगह पर एम आई की जगह पे क्या लिखोगे, एन आई एम आई, ठीक है। सो ये नेक्स्ट फॉर्मूला भी हम इसका फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर N1 जो है इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ मास एम आई, ठीक है। N1 जो है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ मास M1, ओके। अब आता है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, बहुत इजी वाली चीज है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसका एक पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलिकुलर मास एंड द नंबर एवरेज मोलिकुलर मास इज कॉल्ड पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, PDI। मतलब जो अभी हमने दो फॉर्मूले देखे उनका रेशियो निकाल दो आप। सो PDI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/w डिवाइडेड बाय m/n, ठीक है। अब इससे पता क्या चलेगा, अब इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा ऐसा पॉलीमर्स हैं जिनमें PDI की वैल्यू अगर दोनों की सेम हो, है ना। एग्जाम में ये आ जाती हैं कुछ चीजें, ध्यान रखना कि अगर द पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स हैव नियरली सेम मोलिकुलर मासेस, तो उनमें क्या बोलेंगे हम, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, एक, मोनो डिस्पर्सिव पॉलीमर्स, है ना। सो मोनो डिस्पर्स पॉलीमर्स किस लिए बोलेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए एक, इसका मतलब m/w की इज इक्वल टू द m/n। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो उस कंडीशन में PDI कितनी होगी 1, PDI 1 है तो इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनो डिस्पर्स्ड पॉलीमर, ठीक है। अब मोनो डिस्पर्स पॉलीमर कौन कौन हो सकते हैं, अब सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटर हो कभी, ठीक है। सो द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैव वाइड रेंज ऑफ मोलिकुलर मासेस, अगर रेंज क्या हो जाए थोड़ी सी ज्यादा तो उसे हम बोल देते हैं पॉली, है ना। मोनो डिस्पर्स पॉलीमर होते हैं और पॉली डिस्पर्स पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। फॉर दीज पॉलीमर्स m-w की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द m-n, ठीक है। एंड देयरफॉर PDI इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको पॉली डिस्पर्स पॉलीमर्स, ठीक है। फॉर नेचुरल पॉलीमर्स PDI इज यूजुअली यूनिटी, नेचुरल पॉलीमर्स की जो PDI होती है वो कितनी होती है बेटा, यूनिटी, मतलब 1, ठीक है। एंड देयरफॉर नेचुरल पॉलीमर्स आर मोनो डिस्पर्स, ठीक है। सो एग्जांपल याद रखो, नेचुरल पॉलीमर्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सभी किस में आते हैं, आपके मोनो डिस्पर्स में, ठीक है। अब कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं जिसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है, और ये एग्जाम्स के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंस भी हो जाते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। सो क्या पॉइंट है, फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि पॉलीमर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल जिसमें 40% हो, 40% किसको ले रहे हैं बेटा हम, पॉलीमर्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, एंड विनाइल क्लोराइड ले रहे हैं हम कितना 60%, तो इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे डायनल, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको हम, डायनल, और इसका यूज्ड होता है फॉर द हेयर विग्स, ठीक है। सेकेंड बोल रहे हैं हम बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन इनहिबिट द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल डेरिवेटिव्स, वैसे हमने ये देखा था इनहिबिट वाली चीजों में, ठीक है। क्या याद रखना हमें कि जो बेंजोक्विनोन होता है वो क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल डेरिवेटिव्स, ओके। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम ए थीन फिल्म ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की अगर थीन फिल्म हो तो उसे हम बोलते हैं माइलर फिल्म,
ठीक है, क्या नाम देंगे उसे हम, माइलर फिल्म। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं जो कोपोलीमर है किसके बेटा, विनाइल क्लोराइड 90% एंड विनाइल एसीटेट कितना, 10%। विनाइल एसीटेट कितना हो, 10%। ये स्पेसिफिक चीज़ है ना, इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट बना के बता रहा हूँ आपको। उससे बोलते हैं अपन विनयोन, क्या, विनाइल क्लोराइड और विनाइल एसीटेट, है ना। विनाइल क्लोराइड कितना चाहिए बेटा, वहाँ पे स्पेसिफिक है 90, और विनाइल एसीटेट कितना हो, 10%, तो ही उसे हम क्या नाम देंगे, विनयोन। ठीक। फिर उन्होंने बोला कि जो मेजर डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है, मेजर डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इज अ स्टीरियो केमिकल कंट्रोल। सो ना, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो क्या नाम देते हैं, स्टीरियो केमिकल कंट्रोल्स। ठीक। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम जो कोपॉलीमर्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट्राइल कितना 40% और विनाइल क्लोराइड कितना 60%, तो उसे हम बोलते हैं डाइनल। परसेंट चेंज हुआ, नाम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये स्पेसिफिक की पॉइंट्स इसको बोल सकते हैं, या रिमेंबर याद रखना है वाली चीजें। ठीक है। कोपॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड विनाइलिन क्लोराइड इज कॉल्ड सरन, SARAN, या सारंश भी, है ना। जो आपको उचित लगे वो हम क्या करते सके इसको बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये जितना भी था, इट्स ऑल अबाउट द पॉलीमर्स, है ना। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड्स होता है।